हम लोग चैप्टर कर रहे आपका फाइनेंशियल मार्केट। 8 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा। 2 मार्क का आपका ऐसे क्यों है और 2 मार्क का MCQ है और एक 4 मार्क का लॉन्ग है। समझ रहे? सुन लीजिए ध्यान से। किसका बात करें? फाइनेंशियल मार्केट। जितना पढ़े एक बार फटाफट रिवीजन भी करा दे रहे हैं। सुनिए, फाइनेंशियल मार्केट नाम से ही पता चल रहा है किसका मार्केट भाई? पैसा का मार्केट। रुपया का बाजार को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरीका का है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितना तरीका का भाई? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कुछ दिनों के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, मनी मार्केट में जाएंगे। शॉर्ट टर्म यानी 12 महीने से कम दिन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, माने 12 महीने से ज़्यादा दिन के लिए पैसा चाहिए। कहाँ जाएंगे? कैपिटल मार्केट। कहाँ जाएंगे हम लोग? डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो मनी मार्केट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस और कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। मनी मार्केट किससे संबंधित है? शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस से संबंधित है। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। सुनिएगा ध्यान से। मनी मार्केट का पप्पा कौन है भाई? RBI। माने मनी मार्केट को कौन चलाएगा? RBI। मनी मार्केट इज गवर्न्ड बाई RBI। और कैपिटल मार्केट का पप्पा कौन है भाई? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट इज गवर्न्ड बाई सेबी। मनी मार्केट में क्या होता है? लिक्विडिटी हाई, रिस्क लो। लिक्विडिटी हाई है, पैसा मिल जाएगा आपको, टेंशन का कोई बात नहीं, पैसा तुरंत मिल जाएगा और रिस्क कम है। कैपिटल मार्केट में क्या है? लिक्विडिटी लो, लेट से पैसा मिलेगा और रिस्क क्या है? हाई है। रिस्क क्या है? मनी मार्केट का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट का नाम है। मनी मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड। ये सब आप जो कर रहे हैं गलत है, अच्छे से सुनिए, समझ रहे हैं? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का दूसरा नाम है ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर। कॉल मनी समझ रहे? और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये किसके इंस्ट्रूमेंट है भाई? कैपिटल मार्केट। तो डिफरेंस एक बार वापस से बोल दे। मनी मार्केट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। मनी मार्केट इज गवर्न्ड बाई RBI, कैपिटल मार्केट इज गवर्न्ड बाई सेबी। मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट जीरो कूपन बॉन्ड, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। शेयर, डिबेंचर, इन मनी मार्केट लिक्विडिटी हाई, रिस्क लो। इन कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी लो एंड रिस्क हाई। ये डिफरेंस है। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। फंक्शन है कि मोबिलाइज सेविंग को ये चैनलाइज कर देता, माने सेविंग को चैनल बना देगा, सेविंग को कलेक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट में भेज देगा। समझ पा रहे? अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट से क्या हुआ? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का कॉस्ट क्या पड़ने लगा? सस्ता पड़ने लगा। समझ पा रहे हैं? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेविंग को क्या करने लगा? मोबिलाइज करने लगा। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ कौन सा मार्केट भाई? फाइनेंशियल मार्केट। हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को तय करने में मदद करता है। इस बॉन्ड का, इस शेयर का क्या प्राइस रखा जाए, हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। और भाई लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट को लिक्विडिटी दे देता है। लिक्विडिटी माने रुपया दे देता है। ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। इट इज इशूड बाई RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल को इशू करता है RBI, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कम से कम 25,000 रुपया का आपको खरीदना पड़ेगा। अब जाके बोलिएगा कि 10,000 का हमको ट्रेजरी बिल दे दीजिए, लाइन से मार के भगा देगा। लेना है तो कम से कम 25,000 और मल्टीपल, 25,000 और इसका मिनिमम टेन्योर पीरियड 14 दिन का होता है और मैक्सिमम 364 दिन। मिनिमम 14 दिन, मैक्सिमम 364 दिन। किसका बात कर? ट्रेजरी बिल। तो लिखेंगे कैसे? ट्रेजरी बिल इशूड बाई RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इसे इशू किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग हैं जैसे ममता बनर्जी को मन हुआ कि हम ट्रेजरी बिल को इशू कराएंगे, क्या इशू करा पाएगी? नहीं। ये कौन सा गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन इशू करवा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे क्या बोले? मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल 25,000। इट इज 25,000 और मल्टीपल। इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेबल एट पार। डिस्काउंट पे इशू होगा और रीपेबल करेंगे पार पे। मान लीजिए 25,000 का ट्रेजरी बिल हम 23,000 में दे दिए, जिस दिन समय पूरेगा तो लौटाएंगे 25,000। तो दिया कितना था? 23,000। मिल कितना रहा है? कितना ज़्यादा? तो ये फ़ायदा हो गया। समझे क्या बोले? तो जीरो कूपन बॉन्ड का दूसरा नाम है ट्रेजरी बिल।
मिनिमम पीरियड 14 दिन का होता है, मैक्सिमम 364 दिन का। 364 दिन वाला में मैक्सिमम 500 करोड़ रुपया कलेक्ट करते हैं, 500 करोड़। और इसका मैच्योरिटी पीरियड हो, मैच्योरिटी पीरियड जो है 14, 91, 182, 364, 14, 91, 182, 364, 14 दिन वाला में मैक्सिमम 100 करोड़ रुपया लेगा, 91 दिन वाला मैक्सिमम 100 करोड़ रुपया लेगा, 182 दिन वाला मैक्सिमम 100 करोड़ रुपया लेगा, और 364 दिन वाला मैक्सिमम 500 करोड़ रुपया लेगा। समझे क्या बोले? तो मैक्सिमम टेन्योर पीरियड कितना होता है? 364। कॉल मनी, कॉल मनी को कौन लेता है भाई? सुन लीजिए, ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है। एक बैंक दूसरे बैंक से रुपया लेगा जब उसका लिमिट से रुपया कम हो जाएगा। लिमिट को मेंटेन करना है। प्रत्येक दिन बैंक को खोलने के लिए बैंक के पास कुछ रुपया का होना जरूरी है। अब क्या होता है, किसी दिन कम पड़ जाता है तो वो लोग क्या करता है, अगल बगल के बैंक से लोन ले लेता है। समझे? कितना दिन के लिए? T+15 डेज, मैक्सिमम 15 दिन का। टी क्यों बोल रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट होगा, बंदी वाला दिन काउंट नहीं होगा। तो कॉल मनी इज इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम टेन्योर पीरियड T+15 डेज। समझ पा रहे? इट इज टेकन बाय बैंक व्हेन स्टैट्यूटरी लिमिट और CRR फॉल बिलो, वो बिलो हो गया। समझ पा रहे? जो मेंटेन करना था तो ये लोग लेगा। समझ पा रहे? इस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसको कहते हैं कॉल रेट, इसको कहेंगे कॉल मनी। कमर्शियल पेपर कौन इशू करेगा? हाई नेटवर्थी कंपनी, बढ़िया वाला कंपनी, अंडू पंडू कंपनी नहीं, जबरदस्त लेवल का जिसका नेटवर्थ रहेगा वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है। ये अनसेक्योर्ड होता है। समझे? मिनिमम रुपया लेना है तो यहाँ पे 5 लाख लीजिए और मल्टीपल। किसका बात करें? कमर्शियल पेपर। किसका? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाई कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसका जो टेन्योर पीरियड होता है 91 से लेकर 365 दिन, 91 से लेकर 365 दिन का टेन्योर पीरियड होता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो कि बैंक इशू करता है, बैंक में हम लोग रुपये जमा भी करते हैं। समझे क्या बोले? ये भी अनसेक्योर्ड होता है। बैंक फेल हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट ऐसा बैंक पे हम लोग को भरोसा है इसलिए हम लोग दे देते हैं और डूबता नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट क्या है भाई? कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल ड्रॉन अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और एकोमोडेशन ऑफ बिल। म्यूचुअल हेल्प के लिए लिखते हैं या तो उधारी में कीना बेची हुआ उसके लिए लिखेंगे, उसे कहते हैं कमर्शियल बैंक। इट इज जनरली ड्रॉन फॉर 90 डेज, इट इज जनरली ड्रॉन फॉर 90 दिनों के लिए बिल लिखते हैं, इसको कहते हैं कमर्शियल बिल। ये सारे के सारे मैं जो बोला हूँ ये सारे के सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल RBI इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिमम रुपये 25,000 और मल्टीपल इशूड एट डिस्काउंट, रिपेबल एट पार, मिनिमम टेन्योर पीरियड 14 दिन, मैक्सिमम 364 दिन। 364 वालों में 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगा। कॉल मनी इज द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। समझ पा रहे? इट इज टेकन बाय बैंक व्हेन लिमिट फॉल बिलो, अगर लिमिट बिलो हो जाएगा तो वो लोग लेगा। समझ पा रहे? मैक्सिमम टेन्योर पीरियड T+15 डेज। T+ कमर्शियल पेपर हाई नेटवर्थ कंपनी इशू करेगा, ये भी अनसेक्योर्ड होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक इशू करेगा, इसका मिनिमम टेन्योर पीरियड 91 दिन और मैक्सिमम 365 दिन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? उसके बाद कमर्शियल बिल अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में हम लोग ड्रॉन करते हैं। इसका जनरली जो पीरियड होता है 90 दिन का होता है। मनी मार्केट खत्म। कैपिटल मार्केट, लंबे समय के लिए पैसा लेना, फैक्ट्री लगाना है, बिल्डिंग खरीदना है, ये सब सामान के लिए जो पैसा लेना है, एसेट के लिए पैसा लेना है, वो कहाँ से लेंगे? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 2 तरीका का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ताज़ा शेयर बिकता है, प्राइमरी मार्केट में नया शेयर बिकता है, इसे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट कहते हैं। ताज़ा शेयर बिकता है, डायरेक्ट कंपनी बेचेगा आपको, लेकिन आप किन तो लिए लेकिन बेच नहीं सकते। किन लिए लेकिन बेच नहीं सकते, किनने का किन लोगे, बाकी प्राइमरी मार्केट में बिकेगा नहीं। उसको बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट में आना होगा, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है? स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम पुराना शेयर बिकता है, राम शाम जोधू मधु आपस में कीना बेची करते हैं, उसको कौन सा मार्केट कहते हैं? सेकेंडरी। कौन सा? सेकेंडरी। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? मान लो जो रामू रिलायंस का शेयर ले लिया, वो बेचना चाहता है तो किसको बेचेगा? श्याम को बेचेगा स्टॉक मार्केट में, रिलायंस को नहीं बेच सकते। प्राइमरी मार्केट में आप नहीं बेच सकते। समझे? तो डिफरेंस किए थे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश इशू मिलता है, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर ट्रेड होता है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट नहीं कहते। प्राइमरी मार्केट में प्राइस कौन तय करेगा? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और सेकेंडरी मार्केट में कौन प्राइस तय करेगा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर का डिमांड और सप्लाई शेयर का मैंने तय करेगा। प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। इन प्राइमरी मार्केट नो फिक्स लोकेशन,
कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का फिक्स लोकेशन है। सेकेंडरी मार्केट का फिक्स लोकेशन समझे। प्राइमरी मार्केट में एक बार खरीद लिए तो बेच नहीं सकते, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचने का मेथड है, बहुत सारा मेथड है। पहला है हम लोगों का ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस छपवा देंगे न्यूज़पेपर में, प्रोस्पेक्टस दे देंगे, उसमें अपना बखान कर देंगे, आइए हमारे कंपनी में रुपया लगाइए। समझे? इसको कहते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। समझे? लोगों को बुला लेंगे, खुद बुला लेंगे प्रोस्पेक्टस के जरिए। इसको कहते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन लिखवाए थे अकाउंट्स क्लासेस में। प्रोस्पेक्टस मींस इनविटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। दूसरे भाषा में बोले थे कि प्रोस्पेक्टस में बी डिफाइंड एज इनविटेशन गिवन टू द आउटसाइडर टू सब्सक्राइब द शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं लोग? प्रोस्पेक्टस। किसका बोलिए? प्रोस्पेक्टस। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के जरिए आपको बुला लेंगे। ऑफर फॉर सेल, हम डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, बीच में एक तो इंटरमीडियरी रखेंगे, जैसे इशूइंग हाउस, मर्चेंट बैंकर, ये लोग को रखेंगे। ये लोग सारे फॉर्मेलिटी को निभाएगा और ये लोग बेचवाएगा हमारे शेयर। हमको कुछ करना नहीं है। इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या कहते हैं? ऑफर फॉर सेल। या तो प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, शेयर सोल्ड टू द सेलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन, सेलेक्टेड नंबर ऑफ लोग को सेलेक्ट कर लेंगे, कितने लोग हम शेयर बेचेंगे, बस बात खत्म। इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? सबको शेयर नहीं बेचेंगे, सेलेक्टेड लोगों को बेचेंगे। इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? मेथड समझ रहे हैं? प्राइमरी मार्केट में शेयर कैसे बेचोगे? तो पहला क्या? इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट। चौथा क्या था? EIPO, राइट इशू। माफ करिएगा, राइट इशू क्या था भाई? व्हेन कंपनी कम्स आउट विद एग्जिस्टिंग, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन कंपनी कम्स आउट विद फ्रेश इक्विटी शेयर, फर्स्ट ऑफर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नॉट सब्सक्राइब देन ऑफर गिवन टू द जनरल पब्लिक। नहीं समझ में आया? हिंदी में बोल रहे हैं, सुनिए। राइट इशू का मतलब होता है कि कंपनी जब शेयर बेचने आएगा ना, तो पहले ऑफर देगा पुराना शेयर होल्डर को, क्या आप लोग ले लीजिए। अगर पुराना शेयर होल्डर नहीं लेता है ऑफर पीरियड के दौरान, तो जनरल पब्लिक को आमंत्रण देगा, आप लोग लीजिए, कोई बात नहीं, आइए। इसको कहते हैं राइट इशू। क्या कहते हैं? जैसे हम ही क्लास चालू करेंगे बीकॉम सैम 1 का, तो पहले किसको निमंत्रण करेंगे? आप लोगों को। आइएगा तो ओके, नहीं आइएगा तो कोई बात नहीं है। जनरल पब्लिक आएंगे, मतलब जनरल स्टूडेंट आएंगे। नहीं समझ आया? आएंगे तो जरूर। इसको हम कहते हैं क्या चीज़? राइट इशू। नहीं समझ में आया? पहले पुराना को बताओ, पुराना नहीं आता है तो क्या करेंगे? मतलब मर दे। फिर नया, तो प्रकृति का नेचर है रे बाबा, पुराना पत्ता झरेगा, नया पत्ता लगेगा, फिर सहारा भाग होगा। समझे? किसके बात करें हम लोग? राइट इशू। किसका? तो लिखवाए थे कि व्हेन कंपनी कम्स आउट विद फ्रेश इक्विटी शेयर, फर्स्ट ऑफर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कहीं कहीं नहीं भी लिखवाए होंगे, हस्कत में आके मार्क करा दिए होंगे। फर्स्ट ऑफर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। समझे? इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नॉट सब्सक्राइब विद इन ऑफर पीरियड देन ऑफर गिवन टू द जनरल पब्लिक। किसका बात कर? राइट इशू। लग रहा मॉर्निंग वाले बैच हम नहीं लिखवाए हैं। सुनिए, बात नहीं। EIPO, ऑनलाइन बेच दो स्टॉक मार्केट के जरिए शेयर को, इसको कहते हैं EIPO। ये सारे के सारे मेथड है। पूछता है दूसरा मेथड बता, प्राइमरी मार्केट में तो नाम लिख देना, ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, समझे? राइट इशू, EIPO। समझे? ये मेथड है, प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचने का मेथड है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट एक ही नाम है। समझे? इसका फीचर्स क्या है? रेडी मार्केट है, जब मन करेगा तब बेच देंगे। रेडी मार्केट, समझ पा रहे? मिरर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का आईना दिखाता है। आईना कैसे आईना दिखाता? सुन लो, हम लोग का एक कंपनी TCS का पूरा मार्केट कैप माने मार्केट कैपिटलाइजेशन, पूंजी 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 को कहते हैं मार्केट कैप। TCS अकेला एक कंपनी का मार्केट कैप पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज के बराबर है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में जितना ट्रांजेक्शन होता है उधर का बराबर है हमारे एक कंपनी का मार्केट कैप। समझ पा रहे? कराची स्टॉक एक्सचेंज किधर का है रे बाबा? पाकिस्तानी लोगों का। समझे क्या बोले? तो वो लोग का पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज और हम लोग का एक कंपनी। तो देश का स्थिति पता चल रहा है ना? समझ पा रहे? इसको कहते हैं मिरर ऑफ द इकोनॉमी। मिरर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक बैरोमीटर मापा जाता है, बैरोमीटर स्थिति मापा जाता है। समझे कि नहीं समझे? कैसा स्थिति है नहीं है? समझे? इकोनॉमिक बैरोमीटर। समझ पा रहे कि नहीं समझे? दूसरा देश वाला भी मापता है लोग, क्या स्थिति है,
देखे नहीं अडानी कंपनी, अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग जो अमेरिका का न्यूज एजेंसी छाप दिया, उसको समझ पा रहे, तरक्की नहीं देखा जा रहा था, छाप दिया कि भाई गलत कर रहा है, हिंडनबर्ग छाप दिया, समझे क्या बोले? तो इकोनॉमिक बारोमीटर, इकोनॉमिक तो कौन सा मार्केट? रेडी मार्केट, कौन सा? फिर इकोनॉमिक बारोमीटर, मिरर ऑफ द इकोनॉमी, मिरर ऑफ द सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सेफ्टी ऑफ प्रोवाइड लिक्विडिटी, पैसा मिल जाएगा, प्रोवाइड लिक्विडिटी, ये सारे के सारे फंक्शन है, फीचर्स, फंक्शन है और फीचर्स। क्लियर है क्या? पक्का पक्का सुनो ध्यान से। टोटल स्टॉक एक्सचेंज, टोटल स्टॉक एक्सचेंज 23 है। टोटल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया 23, जिसमें मेन 2 है, NSCI और BSCI, NSCI और BSCI। टोटल स्टॉक एक्सचेंज भारत में कितना है बाबा? 23। टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितना है? 23, जिसमें 2 मेन है। कौन है? NSEI, बोलो NSEI और BSEI। NSEI को प्यार से कहते हैं निफ्टी, निफ्टी 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 निफ्टी, सुना नहीं है? न्यूज में दिखाता है निफ्टी। और BSCI को कहते हैं सेंसेक्स। BSCI को क्या कहते हैं भैया? सेंसेक्स। और NSCI को क्या कहते हैं? निफ्टी। क्या कहते हैं? तो NSCI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। BSCI का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। समझ पा रहे? इसको प्यार से क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। इसको क्या बोलते हैं? निफ्टी। क्या बोलते हैं? 23 स्टॉक एक्सचेंज है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी है, कलकत्ता में पढ़ रहे हो तो कलकत्ता के बारे में जानो। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है खाओ गली में, समझे? जाओगे आज भी 30 रुपये में बिरयानी मिलता है, चिकन बिरयानी खाओ गली में, बहुत सस्ता माल मिलता है, समझे? खाओ गली इधर है, लाल बाजार के पास में खाओ गली, खाओ गली के अंदर में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, समझे? बट चलता नहीं है स्टॉक एक्सचेंज, चलता नहीं है, समझा? टोटल स्टॉक एक्सचेंज भारत में कितना भाई? 23। जिसमें मेन कौन है? NSCI और BSCI। NSCI और NSCI को क्या कहते हैं? निफ्टी। BSCI को क्या कहते हैं? चलता यही है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज चलता नहीं है, बट नाम लेना पड़ेगा क्योंकि हम कोलकाता के हैं, समझे क्या बोले? क्लियर है? तो टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितना है बाबा? कौन कौन? पता नहीं भाई, मैं 2 है, NSCI और समझे क्या बोले? NSCI और BSCI। NSCI का मैक्सिमम ट्रेडिंग साइकिल T+2 डेज है, 2 दिन के अंदर अंदर सब सेटलमेंट करवा देगा। 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर तुम्हारा सब सेटलमेंट, शेयर बेचेगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा उसको भेज देगा। 48 आवर्स, समझे? T+2 डेज, बोलो क्या बोले हैं? T+2 डेज। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया NSCI, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, सबसे बड़ा वाला स्टॉक एक्सचेंज जो है NSCI है। सबसे बड़ा वाला कौन है भाई? NSCI, समझे? अच्छा, बैंक को चलाने के लिए क्या बनाए हैं? RBI। क्या बनाया है? RBI का क्या काम है? बैंक खोलना, बैंक को नियम देना, नोट का छपाई करना, ये RBI का काम है ना। तो ये लोग को खोलने का काम जो है, ये लोग का खोलने के लिए डिपॉजिटरी बनाया गया। खोलने के लिए क्या बनाया गया? डिपॉजिटरी से बोलोगे कि मेरा शेयर बेचवा दो, बोलेगा हमारा ये काम नहीं है, हम RBI की तरह है। कौन बोलेगा? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी 2 है हमारे देश में, RBI 1 है ना, डिपॉजिटरी 2 है, NSDL और CDSL। बोलो जोड़ के बोलो, NSDL CDSL। बोलेगा नेम द डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया, तो लिख देना NSDL CDSL। बोलो क्या बोले? बोलो जोर से, कौन कौन है? NSDL और CDSL। बोलो, नाम ठीक नहीं लग रहा क्या? तो लगना पड़ेगा भाई, ठीक। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। बोलो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। और CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और CDSL का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बोलो क्या बोले? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बोलो क्या बोले? ये हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी है। इसका काम क्या है? क्या करेगा? ये लोग को खोलेगा, NSCI BSCI लोग को खोलेगा। स्टॉक एक्सचेंज खोलना काम है। RBI का काम क्या है? बैंक खोलना। डिपॉजिटरी का काम क्या है? ये लोग को खोलना, स्टॉक एक्सचेंज को खोलना, स्टॉक एक्सचेंज को समझ गए हैं क्या बोले? तो देश में 2 है डिपॉजिटरी। कौन कौन है? NSDL CDSL। और ये लोग को हम कहते हैं, ये जो खोल देता है
इसको कहते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या कहते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? डिपोजिटरी। और ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो शेयर का ट्रेडिंग कराएगा उसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। बोलो क्या बोल रहे हैं? शेयर का कीना बेची करोगे तो डीमेट अकाउंट खोलना होगा। शेयर का कीना बेची करना है तो क्या खोलना होगा? डीमेट अकाउंट। इसको हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। क्या कहते हैं? डीमेट को क्या कहते हैं? डीमैटेरियलाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? डीमेट को क्या कहते हैं? डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन मींस शेयर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। शेयर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब शेयर को रखेंगे उसको कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। पहला होता था रीमैटेरियलाइजेशन, माने शेयर केप्ट इन फिजिकली पेपर में रखते थे, पेपर में, समझे, पेज में रखते थे। लेकिन आजकल शेयर का जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो कहाँ रहेगा? इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक तुमको पूजा पाठ करना है तो कंप्यूटर खोलना होगा, मोबाइल खोलना होगा, फिर अपना अगरबत्ती दिखा लेना। शेयर किनोगे तो शेयर तो संपत्ति है ना भाई, नहीं है संपत्ति। तो पूजा वूजा करना है, धोना वोना करना है, क्या करोगे? मोबाइल को खोलेना, क्योंकि अब हो गया है डीमैटेरियलाइजेशन। क्या हो गया है? पहला क्या था? रीमैटेरियलाइजेशन। समझे? बड़ा दिक्कत था उसमें। पूजा वूजा करके लोग अगरबत्ती से जला देता था, उसी पर सिंघाड़ा खा लिया, गड़बड़ हो जाता था। समझे? डिलीवरी में डिले होता था, लेकिन इसमें तो फास्टर डिलीवरी होता है। संग आपको मिल जाएगा। समझे? किसका बात करें? डीमैटेरियलाइजेशन। बोलो क्या बोले? इसका मतलब शेयर केप्ट इन फिजिकल फॉर्म के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसको हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। क्लियर है क्या? शेयर का ट्रेडिंग कैसे होगा? डीमैट अकाउंट के जरिए। कैसे होगा? ट्रेडिंग करना है, तुम लोग को शेयर खरीदना है तो शेयर खरीदने का नियम सुनो, नहीं खरीदना फिर भी सुन लो। पहले वो डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट में डिपोजिटरी में जाके, इधर में जाके जिधर सेवा मिलता होगा तो डीमैट अकाउंट खोलना। क्या खोलना? डीमैट अकाउंट। 2 लाख रुपए तक का शेयर किना बेची सब फ्री है, उसको कहते हैं बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। 2 लाख रुपए तक का कोई वैल्यू नहीं है, आराम से करो। समझे? तो डीमैट अकाउंट किसका बात करें? पहले डीमैट अकाउंट खोलो, फिर एक दलाल को खोजो, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर जो बताएगा कौन शेयर बढ़िया है कौन शेयर खराब है। तो पहले ओपन डीमैट अकाउंट इन डिपोजिटरी, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, एक तो ब्रोकर को चुन लो। समझे? फिर ब्रोकर को बोलो कि वाला शेयर की माँ तो ऑर्डर दो उसको, प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लेसिंग द वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, माने खरीदवा देगा आपको और सेटलमेंट करवा देगा। सेटलमेंट करवाएगा T+2 डेज में। T+, अच्छा 2 तरीके का सेटलमेंट है, स्पॉट सेटलमेंट, फॉरवर्ड सेटलमेंट। बोलो। स्पॉट सेटलमेंट 2 दिन के अंदर होता है, फॉरवर्ड सेटलमेंट 1 सप्ताह के अंदर होता है। फॉरवर्ड सेटलमेंट 1 सप्ताह के अंदर, स्पॉट सेटलमेंट 2 दिन के अंदर। T+2 डेज। T क्यों भाई? ट्रेडिंग डे, बंदी वाला दिन काउंट नहीं होगा, ट्रेडिंग वाला डे काउंट। और फॉरवर्ड सेटलमेंट T+7 डेज। T+7 डेज। समझ पा रहे? तो ये ट्रेडिंग का प्रोसीजर है। ट्रेडिंग का क्या है? ट्रेडिंग का प्रोसीजर है ओपन डीमैट अकाउंट विद डिपोजिटरी। ओपन डीमैट अकाउंट एक, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, प्लेसिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ, फिर सेटलमेंट। सेटलमेंट में भी अब 2 टाइप, स्पॉट, सुन रही है दीदी, स्पॉट और फॉरवर्ड। स्पॉट और स्पॉट कितना दिन के अंदर होगा? T+2 डेज। T+ और फॉरवर्ड T+7 डेज। T+7 हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का नॉर्मल है? बोलोगे तब तो बढ़ेंगे आगे। बोलो। आगे बढ़े हम लोग। सेबी, इस सब को देखने के लिए सेबी को बनाया गया कि तुम वॉच डॉग का काम करो, सब पे नज़र बनाए रखो, कुछ भी गड़बड़ करेगा दबोच लेना तुरंत तुम। समझे? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोलो क्या बोले? 1988 में बनाए थे हम लोग, बनाए थे। कौन बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाया था? सेबी एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1988, 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल छोड़ो 1988 याद रखो। समझे? सुनो जानते, सेबी एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेबी एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं? इन 1988, 1988 में बनाए थे। समझ पा रहे? किसको बनाए थे? सेबी को। किसको बनाए थे? सेबी। किसको बनाए थे? सेबी। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे? सेबी। किसका? सेबी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इम्पावर कर दिया। इम्पावर मैंने पावर दे देना, इम्पावर मैंने पावर। तो सेबी का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जाता है, क्या इसका उद्देश्य है सेबी को, तो याद करवाए थे। सेबी का ऑब्जेक्टिव याद करवाए थे ना? सेबी का ऑब्जेक्टिव नहीं याद करवाए हैं? क्या बोल रहे हैं तुम लोग? सुना, सेबी का पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का हित का बचाव करेगा, इन्वेस्टर का सुरक्षा देगा, हित का बचाव करेगा। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जोर से बोलो, जोर से बोलो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जोर से बोलो। समझ में? फेयर डीलिंग, प्रमोट फेयर डीलिंग, सही डीलिंग होना चाहिए, प्रमोट फेयर डीलिंग। तो फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, नियम बनाएगा, तगड़ा नियम बनाएगा, मार्केट कब खुलेगा, मार्केट कब बंद होगा, समझ पा रहे? मार्केट में किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा, इसको कहते हैं टू फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, टू फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, समझ पा रहे? टू डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप कराएगा। टू ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, रेगुलेट माने नियम देगा, रेगुलेट माने ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है भाई, सेबी के, किसका ऑब्जेक्टिव, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, बोलो क्या बोलो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, फेयर डीलिंग, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, फेयर डीलिंग, और फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, समझ पा रहे? ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, समझे क्या बोले और क्या बोले, नहीं बोले हैं, समझ पा रहे? ये सारे के सारे समझ पा रहे? टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकेगा, टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है ऐसे इंफॉर्मेशन को लीक करता है जिससे भूचाल मार्केट में पूरा भूचाल आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज हिल जाएगा, ऐसे इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है, इसको हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहते हैं, इसको प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग मत करो, समझे कि नहीं समझे? एक बंद कमरे में मान लो मीटिंग हुआ, एक बंद कमरे में क्या हुआ, मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में कोई था, बाहर जाके बताने लगा ये हुआ है, तो बंद कमरा का मतलब क्या है, तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना चाहिए, तुम उस इन्फॉर्मेशन को दे रहे हो, समझे? तो ऐसा मैटर को रोकेगा, टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, समझे? जिस दिन जियो लॉन्च होने वाला था, जियो का खबर आम आदमी को अगर मिल जाता कि कल भाई जियो लॉन्च होगा, कि जितना एयरटेल का लोग शेयर किना है, एयरसेल का किना है, उस समय तो था, आइडिया का जो लोग शेयर किना बेच दो, क्योंकि कल शेयर का प्राइस मार्केट में एकदम क्रैश हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा, माने हेवी लॉस होगा, तो लोग एक दिन पहले ही बेच के निकल जाएगा, बेच के निकल जाएगा ना। अभी मान लो जियो का कहीं ना कहीं बंद कमरा मीटिंग हुआ होगा, उसमें कोई जाली आके सबको बता रहा है, तो फायदा तो लोगों को हो जाएगा ना, या अपने रिश्तेदार को बता रहा है, ये पता चल जाएगा कि तुमने बताया है, उसके आधार पर उसको प्रॉफिट हुआ है, समझे? तो ये जो केस होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला होता है, इनसाइडर नाम से ही तो पता चलेगा, इनसाइडर, तो समझे क्या बोले? अब मोदी जो नोटबंदी करने वाले थे, ये खबर किसी को था, न्यूज़ वाले लोग बोलते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है कि देश को संबोधित करेंगे, देश के लिए कुछ आज होगा, ये थोड़े बता रहा था नोट के लिए होगा, आके बोल दिया नोट बंद, ये खबर किसी और को मिल जाता, समझे? सोना फोना कीन लेता अपना, आगे ही जमीन फमीन कीन लेता, समझे? क्योंकि लिमिट बना दिया गया था ना हर चीज़ का, समझे कि नहीं समझे? कि नहीं पता था, समझा? ये पता चल जाए तो लोगों को फायदा हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? ऐसे चीज़ों को कहते हैं इनसाइडर, क्या कहते हैं? और शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग हो जाएगा इसके आधार पे कहते हैं उसे इनसाइडर ट्रेडिंग, क्या कहते हैं? पूछा जाता है एनएससीआई और बीएससीआई का ऑब्जेक्टिव बताइए, एनएससीआई और बीएससीआई का क्या बताइए ऑब्जेक्टिव, सुन लो। एनएससीआई का पहला ऑब्जेक्टिव है कि नेशन वाइड ट्रांजेक्शन, नेशन वाइड क्या हो, समझ पा रहे? फेयर डीलिंग के साथ ट्रांजेक्शन हो, किसका ऑब्जेक्टिव है? एनएससीआई, किसका? बीएससीआई का भी ऑब्जेक्टिव है कि भाई सेफ्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो, सब कुछ ठीक ठाक से ट्रांजेक्शन हो, ये किसका ऑब्जेक्टिव है? बीएससीआई, किसका ऑब्जेक्टिव है? स्टॉक मार्केट में कुछ लोग काम करते हैं जिसका नाम है ब्रोकर, जॉबर, ब्रोकर कौन है? ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, he deals with all types of security, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है जो सारे तरीके के सिक्योरिटीज में डील करता है, सारे सिक्योरिटीज को बेचवाता है। किसका बात करें? ब्रोकर। जॉबर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ही डील्स विद ओनली वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, नौकरी करने वाले को जॉबर कहते हैं, समझ पा रहे हैं? ब्रोकर माने जो किसी भी तरीके का जो चाहिए वो बेचवा देगा, जो चाहिए वो किनवा देगा आपको, समझे? इसको कहते हैं ब्रोकर। जॉबर क्या बोलेंगे? एक ही तरीके के सिक्योरिटी में आपसे डील करेगा,
समझे? क्लियर है? उसके बाद हम लोग का बियरिश और बुलिश, माने बुल और बियर, बुल और समझ पा रहे? बुल को हम कहते हैं तेजी वाला, बुल को क्या कहते हैं? प्राइस जबरदस्त बढ़ रहा है, जबरदस्त सब उछाल है, उसको कहते हैं बुल। और बियरिश का मतलब मंदी वाला, बियरिश माने गिरावट है, जबरदस्त का उछाल नहीं है, समझे? उसको हम क्या कहते हैं? मंदी वाला। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का नॉर्मल है? तो बताना, समझ तो गए ही हो, बताओ बताओ रे बाबा, जो पूछ रहे हो बताओ, और क्या बताओगे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं? निफ्टी की सेंसेक्स क्या कहते हैं? टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितना है? कितना? डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के फिजिकल फॉर्म, कौन सा फॉर्म? तो जितना पढ़ा एक बार मेमोराइज करिए, फिर मार्क करते हैं।